ठीक है, देखो आपके जेईई सिलेबस में है ना डैम्स पे से क्वेश्चन आते हैं ना इससे। स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ कि आप लोग डैम से समझते क्या हो, कि डैम है क्या चीज। अगर बिल्कुल बेसिक चीज पूछूं आपसे, तो डैम से आप क्या समझते हो। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डैम एक बैरियर है मेरे रिवर के अक्रॉस में, जिसके कुछ मल्टीपल पर्पज होते हैं। क्या क्या पर्पज होते हैं इसके। अगर आपने बोला कि एक डैम एक स्ट्रक्चर है जो आप रिवर के अक्रॉस बनाओगे, एक स्ट्रक्चर आप रिवर के अक्रॉस, उसके पर्पज मतलब क्यों बनाना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे रिवर का जो पानी है वो इकट्ठा करना है, उसके फ्लो को ब्रेक करना है। और ऐसा क्यों करना है। हमने इन्वायरमेंट में पढ़ रखा है कि बेसिकली सबसे बिगेस्ट सरफेस सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है हमारे पास में, किसी भी पॉपुलेशन की डिमांड सप्लाई करने के लिए। पढ़ गया है इन्वायरमेंट में बिगेस्ट सरफेस सोर्स क्या होता है आपके पानी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। रिवर होती है। एक बात बताओ, क्या इंडिया में सारे की सारी जो रिवर्स है पेरिनियल है क्या। अब पेरिनियल रिवर्स क्या होती है। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जिनमें पूरे 12 महीने पानी होता है। ऐसा पॉसिबल है। चलो होता भी होगा, कुछ रिवर्स पेरिनियल होती भी होंगी, कुछ नहीं भी होती होंगी। बट जो रिवर्स पेरिनियल होती भी होंगी, क्या उनमें सेम अमाउंट ऑफ पानी फ्लो करता होगा 12 महीने। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये कहानी हमने शायद आपको मैंने बताई थी सर्विस रिजर्वोयर में। सर्विस रिजर्वोयर सेम काम करता है। कैसे। मान लो एक रिवर है आपके पास में, उसमें जनवरी से लेके जनवरी से लेके लेटर सपोज, हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, मार्च तक। ठीक है। जनवरी से लेके मार्च तक जो पानी का फ्लो है, जो डिस्चार्ज है, दैट इज 10 यूनिट्स। ठीक है। और आसपास के जो आपके टाउन है, उनके उनके अंदर जो पॉपुलेशन है, उनकी जो डिमांड है दैट इज 8 यूनिट्स। क्या आपकी रिवर कैपेबल है इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन एनी केस, इन 3 महीने के अंदर अंदर। अरे बोलो। आपके रिवर में जो डिस्चार्ज है दैट इज 10 यूनिट्स, और जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड है दैट इज 8 यूनिट्स। तो क्या ये रिवर कैपेबल है जनवरी फरवरी मार्च के महीने में आपकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। बाकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोग। लैग आ रहा है क्या। लैग आ रहा है कुछ। अभी अभी क्लियर है कि अभी भी लैग आ रहा है कुछ। अभी ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था बेटा, कि आपकी जो रिवर है, लेट्स सपोज कोई भी एक रिवर है, जनवरी से लेके मार्च तक, इसमें जो डिस्चार्ज की वैल्यू दैट इज 10 यूनिट्स, और जो आपकी कम्युनिटी में पॉपुलेशन है उसके जो पानी की डिमांड है वो 8 यूनिट्स है। तो क्या ये रिवर कैपेबल है डिमांड को फुलफिल करने के लिए। बिल्कुल। बट एक बात बताओ, अप्रैल से लेके अप्रैल से लेके लेटर सपोज अगस्त तक, अप्रैल से लेके अगस्त तक इसी सेम रिवर में आपकी जो सप्लाई है दैट इज 7 यूनिट्स। क्या अब ये डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे आपके। नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ, जनवरी से लेके मार्च में इसके पास कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा पानी था। 2 यूनिट्स। तो हर महीने कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। एक महीने का दो, तो 6 यूनिट एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या मैं इस 6 यूनिट पानी को स्टोर कर लूं और एक ऐसे पीरियड में सप्लाई कर दूं जहां पे रिवर के अंदर खुद का डिस्चार्ज कम है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो बेसिकली एक तो ये पर्पस समझ में आया कि अगर मुझे रिवर के पानी को इकट्ठा करना है, स्टोर करना है, तो मैं एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करता हूँ। क्या बोलता हूँ उसको मैं डैम बोलता हूँ। डैम बोलता हूँ। ठीक है, ये तो एक पर्पस हुआ कि आपने रिवर के पानी को स्टोर कर लिया। दूसरा पर्पस लेट अस सपोज कोई एक ऐसी रिवर है जब बहुत ज्यादा बारिश आने पे, जिसमें फ्लड के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे उसके पानी का यूसेज नहीं है, बात समझो ध्यान से बात। उस रिवर का जो पानी है उसका मुझे इतना यूसेज नहीं है, बट मुझे दिक्कत ये है कि अगर बारिश हो गई तो फ्लड के कारण ये काफी नुकसान कर सकती है। तो उस एक्स्ट्रा पानी को भी रोकने के लिए, उस एक्स्ट्रा पानी को जो रिवर में बारिश के कारण आएगा उसको रोकने के लिए, क्या मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा रिवर के ऊपर। तो डैम का वही पर्पस है। आई बात समझ में। मैंने आप फिर से बोला, उस रिवर के पानी का मुझे इतना यूसेज नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि अगर हैवी बारिश हुई तो उसमें फ्लड आएगा, और फ्लड आने के कारण जो आसपास के रहने वाले क्षेत्र हैं वहां पे नुकसान हो जाएगा। तो मुझे उस पानी को भी रोकना पड़ेगा, तो उस पानी को रोकने के लिए भी मैं क्या बनाऊंगा, मैं डैम बनाऊंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तीसरा पर्पस क्या हुआ। तीसरा पर्पस क्या हुआ, लेट अस सपोज कोई एक रिवर है, उसके अंदर सिल्ट और डेब्रिस बहुत ज्यादा है। अब आपको पता है कि सिल्ट और डेब्रिस एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छा खासा है ना।
तो बेसिकली उसको भी रोकने के लिए या उसका भी यूज लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, डैम का कंस्ट्रक्शन करता हूँ। क्या आपको ये तीनों बात समझ में आई? वो अलग बात है बेटा, जो आपने पानी स्टोर किया, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, आप उसको इरिगेशन करने के लिए, आप उसको हाइड्रो पावर प्लांट करने के लिए यूज करते हो, बट वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा, जब आपने पानी को इकट्ठा कर दिया उसी में फुलफिल हो जाएगा। तो जो मेन स्टेप्स हैं वो क्या क्या है, पानी की पाउंडिंग करना, फ्लड से बचाना, और जो भी रिवर के अंदर डेब्रिस या फिर सेडिमेंटेशन हुई है उसको कलेक्ट करना। क्या आपको ये बातें क्लियर हुई? लिखवा दो ये सारी बातें। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, ये चैप्टर बहुत आसान है। बेसिकली दिक्कत ये आती है कि अगर आपके इसमें न्यूमेरिकल जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक डैम की डिजाइनिंग में, क्योंकि आपने सुना होगा काफी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि हाइट निकालना, डैम की विड्थ निकालना, बेस विड्थ निकालना, है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना, तो सारा कवर कर लेंगे इसमें। बहुत आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इसमें, लिख सकते हैं। डैम इज अ बैरियर, डैम इज अ बैरियर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर in order to create in order to create reservoir in order to create reservoir for impounding water और impounding मतलब क्या, स्टोरेज करना भाई, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखवाया था, पानी को स्टोर करना। और नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम फ्रॉम द रिवर फ्रॉम द रिवर नेक्स्ट, और और टू रिटेन और टू रिटेन डेब्रिस मतलब भाई सेडिमेंटेशन, डेब्रिस flowing in a river, flowing in a river with water। प्रूफ नहीं आएगा, प्रोवाइड आएगा। टू प्रोवाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। एक सवाल आपको यहीं से मिल जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। हमने डैम्स को चार तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑफ द बेसिस ऑफ देयर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, on the basis of construction material, and last is on the basis of structural design।
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान से बात देखो, हमने डैम्स को क्लासिफाई करने के लिए चार कैटेगरी यूज करी, कौन कौन सी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिक डिजाइन, देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एंड लास्ट में क्या है? स्ट्रक्चर डिजाइन। एक एक करके उठाएंगे, समझेंगे आराम से, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो फर्स्ट देखो क्या ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया। पानी को स्टोर करना क्या डैम का ही फंक्शन है क्या? पानी को इंपाउंड करना क्या डैम का ही फंक्शन है? क्योंकि वो पानी को इंपाउंड कर रहा है या स्टोर कर रहा है, तो नाम क्या पड़ जाएगा? इंपाउंडिंग डैम पड़ जाएगा नाम। एक बात समझिए आपको। दूसरा फंक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, क्या डैम पानी को डाइवर्ट भी कर रहा है क्या? क्या डैम पानी को डाइवर्ट भी कर रहा है? तो नाम क्या पड़ जाएगा? अगर सिर्फ डैम पानी को डाइवर्ट करे, नाम क्या पड़ जाएगा? डाइवर्जन पड़ जाएगा। डाइवर्जन डैम पड़ जाएगा। एक बात समझ में। और तीसरा इसके अंदर क्या आता है? कोफर डैम। आपने नाम सुना कोफर डैम? नाम सुना का कोफर डैम क्या होता है? कोफर डैम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, ये देखो यहाँ से, अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो पहला क्या होता है, मैंने इंपाउंडिंग डैम, जो पानी को इंपाउंडिंग करता है, इंपाउंडिंग डैम कर दिया। अगर पानी को डाइवर्ट कर रहा है तो नाम क्या पड़ जाएगा? डाइवर्जन डैम पड़ जाएगा। और तीसरा क्या है इसमें? कोफर डैम। कोफर डैम क्या करता है? जैसे मान लो ये रिवर जा रही है, सुनो ध्यान से, ये आपके पास रिवर है, ठीक है? और इस रिवर के अक्रॉस आपको क्या बनाना है? इस रिवर के अक्रॉस आपको डैम बनाना है। यही बोलता है डैम, यही होता है कंस्ट्रक्शन अक्रॉस अ रिवर, है ना? तो एक बात बताओ, क्योंकि इस रिवर में तो पानी है, तो पानी के अंदर, पानी के ऊपर क्या कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इन अ फ्लोइंग वाटर? तो कोफर डैम क्या स्ट्रक्चर होता है बेसिकली? जो भी आपका यहाँ पे आप मेन डैम बनाना चाहते हो, कोफर डैम हम मेन डैम के अपस्ट्रीम में कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो कोफर डैम है, हम मेन डैम के अपस्ट्रीम में कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या करने के लिए? जो भी यहाँ पे पानी अवेलेबल है, उसको क्या करने के लिए? उसको निकालने के लिए। ये आप कहाँ और यूज करते हो? आपने कभी देखा कि ब्रिज के पियर होते हैं, उसके बाद ब्रिज बनता है? तो ऐसा तो है नहीं कि चलते पानी में आप पियर बना दोगे। तो पियर या फिर फाउंडेशन बनाने के लिए पहले पानी बाहर निकालते हो। और पानी को बाहर निकालने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? कोफर डैम बोलते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, देख पा रहे हो आप इस स्ट्रक्चर को? क्या इस स्ट्रक्चर के आसपास पूरे में पानी है? तो बेसिकली आपने ये स्ट्रक्चर बनाया होगा, उसके बाद पानी बाहर निकाला होगा। पानी को आपने बाहर निकाला, अब आप क्या करोगे? जो भी आपको ब्रिज बनाना है उसका पियर बनाओगे, अब आप फाउंडेशन बनाओगे। ऐसे करते काम, ठीक है? ऐसा नहीं कर दिया कि डायरेक्ट पानी में कंक्रीटिंग कर दी। पहले पानी को बाहर निकालते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ऐसा करने के लिए जो जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो आपकी हेल्प करता है पानी को बाहर निकालने में, क्या बोलते हैं उसको? कोफर डैम बोलते हैं। ये ब्रिजेस में भी काम आता है, या फिर अगर आपको मेन डैम बनाना है, वहां भी आपको पानी निकालना पड़ेगा, वहां भी काम आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये ऑब्जेक्टिव आता है भर भर के कि कोफर डैम का फंक्शन क्या होता है। और ये किस कैटेगरी में आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। इसमें पहला आपके पास कौन सा डैम है? इम्पाउंडिंग डैम। इम्पाउंडिंग डैम, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्टोरेज डैम। देखो नाम में सब कुछ लिखा होता है, क्योंकि पानी का स्टोर कर रहा है, तो क्या नाम पड़ जाएगा? स्टोरेज डैम। इम्पाउंडिंग डैम बोल लो या फिर स्टोरेज डैम, लिख सकते हैं इसमें। स्टोरेज डैम, storage dam is constructed to create a reservoir, to store water, during the period when the flow in the river when the flow in the river is in excess.
इज इन एक्सेस ऑफ द डिमांड। इस लाइन में कोई दिक्कत किसी को? एंड यूटिलाइजिंग इट later and utilizing it later on the period during the period when the demand exceeds the when the demand exceeds the flow of river flow river। मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? सेम चीज भाई, आपको एग्जांपल बताया था स्टार्टिंग में, जनवरी से लेकर फरवरी वाला। अरे बताओ। तो मुझे बताओ, क्योंकि आपने पानी अब स्टोर करा ही लिया है तो अच्छी बात है। तो आप क्या क्या यूज ले सकते हो स्टोरेज वाले पानी से? इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो ड्रिंकिंग के लिए, और क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं कुछ कुछ है तो है नहीं, वैसे सिंपल चीज़ है बिल्कुल। सिमरन समझ में आ रहा है बेटा आपको? आपका टॉपिक था डैम्स। वाटर स्टोर द वाटर स्टोर इन द reservoir the water stored in the reservoir so created maybe used for various purposes such as irrigation, hydropower generation, hydroelectric power generation, and water supply for community। ये तीन ही काम होते हैं मेन तो। तो क्योंकि आपने पानी स्टोर कर लिया तो आप ये काम भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में हमारा दूसरा डैम है, दैट इज डाइवर्जन डैम। डाइवर्जन डाइवर्जन अब ये क्या काम करता है? जो भी एक्स्ट्रा पानी आपके रिवर में आ गया हो उसको डाइवर्ट करने का काम करता है। नाम में लिखा हुआ है, इसका फंक्शन है ये। इसीलिए हमने इसको किस में डाल रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन में डाल रखा है। तो उसमें क्या लिख सकते हो? डाइवर्जन डैम और डाइवर्जन डैम is constructed for the purpose of diverting some part, diverting some कुछ हिस्सा, some part, और सारा का सारा भी कर सकते हो, और ऑल द। अच्छा, कभी कभी आपने ये भी सुना होगा ना कि कभी कभी जो रिवर की ट्रेजेक्टरी है उसको भी चेंज कर देते हैं हम लोग। सुना आप लोगों ने? जैसे मान लो एक रिवर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में फ्लो कर रही है और आपको उस एरिया में कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप पूरी की पूरी रिवर की जो ट्रेजेक्टरी है उसको चेंज कर देते हो, तो वहां भी आप डैम बनाओगे, डाइवर्जन डैम बनाओगे। वो काम भी करते हैं हम लोग। तो अगर आपको डाइवर्ट करना है सारा कुछ हिस्सा पानी का, या फिर अगर सारा भी करना है, तो भी आप इसको क्या बनाओगे? डाइवर्जन डैम बनाओगे। और ऑल द वाटर फ्रॉम अ रिवर फ्रॉम अ रिवर इनटू अ चैनल इनटू अ नेक्स्ट कॉफर डैम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखना। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, कॉफर डैम।
जितने भी प्रीवियस ईयर है, चाहे आपके एसएससी का हो गया, चाहे ईएस का हो गया, ये सवाल आपको मिलेगा मिलेगा। इसको याद रखना। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर क्वेश्चन ट्राई किए होंगे इरिगेशन के, तो मिलता भी होगा आपको इस बार। बफर डैम क्यों देते हैं? बफर डैम, अच्छा हाँ देखो, पिक्चर में देखो, जो यहाँ पे कोफर डैम बना हुआ है, तुम्हें क्या लगता है ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है? इसको कंस्ट्रक्शन देखिए इसकी, टेम्पोररी है ना। एक बार पानी को आपने हटा दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी, कंक्रीट डाल दी, तो जो लकड़ी के फट्टे लगे उनका क्या काम? एक बार समझो आप, टेम्परेरी होता है। कोफर डैम, कोफर डैम इज टेम्परेरी, टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एक्सक्लूड वाटर, exclude water from a specific area, from a specific area। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डी वाटरिंग के लिए यूज करते हैं? अगर इस लाइन को हटा के मैं लिखूँ डी वाटरिंग, एक ही बात है। तो एग्जाम में आपको डी वाटरिंग लिखा मिलेगा, ध्यान रखना, जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं एक ही बात होती है, पानी को हटाना या डी वाटरिंग करना। डी वाटरिंग, सच अ डैम, सच अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड, सच अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड, अगेन इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कोफर डैम को आप अपने जो मेन डैम है उसके अपस्ट्रीम पे बनाओगे या डाउनस्ट्रीम में बनाओगे? अपस्ट्रीम पे, अपस्ट्रीम पे। सच अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ, upstream side of main dam, upstream side of the site, of the site where actual dam is to be constructed, is to be constructed, is to be constructed। तीसरा हो गया। फोर्थ क्या बताया था मैंने आपको, कि रिवर के अंदर क्या होती है, डेब्रिस होती है, उसको भी हटाना पड़ेगा अपने को, कोई तो फंक्शन है डैम का एक। अरे हाँ है ना, अरे नमूना बताओ, जो भी रिवर के अंदर उसको हटाओगे तो नाम क्या पड़ जाएगा उसका, जो नेक्स्ट हो जाएगा क्या नाम पड़ जाएगा उसका, डेब्रिस डैम, डेब्रिस डैम हो जाएगा। सिंपल है, डेब्रिस डैम, डेब्रिस डैम। एक बार अगर नाम सुनाओ तो वैसे ही क्लिक हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव। Debris dam is constructed to catch and retain, catch and retain debris, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्ट बोल लो या ग्रेवल बोल लो, डेब्रिस सिल्ट लिख सकते हो उसके बगल में। अरे आपने सुन रखा है ना इरिगेशन में, नो सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, सब चीजें इरिगेशन में तो होती हैं, लेसीज और कैनेडीज, सिल्ट, फ्लोइंग, फ्लोइंग along with, along with water in the river, along with water in the river। ये चार हो गए, मुझे बस एक बता दो कि कौन सा फंक्शन छूट रहा है। एक फंक्शन छूट गया और उसी के नाम पे एक डैम बचा हुआ है। स्टार्टिंग बताया था, एक फंक्शन होता है डैम का, क्या करते हैं? एक फंक्शन और होता है डैम का, क्या करते हैं उसको? कोई भी बताएगा क्लास में मेरे को, चारों पढ़ो, एक फंक्शन रह गया, एक फंक्शन छूट गया, कौन सा फंक्शन है? बोलो, कोई भी आप में से। फ्लो रेगुलेशन, मतलब क्या फ्लड की बात करो नीरज?
क्या फ्लड की बात करो, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बोलते हैं उसको? जो डैम आपने रिवर के अंदर फ्लड के पानी को रोकने के लिए बनाया, क्या बन जाएगा नाम उसका? डिटेंशन डैम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये भी एक डैम का फंक्शन, डिटेंशन डैम। डिटेंशन डैम, ये सारे आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको मिलेगा वहां पे कि ये किस डैम का क्या फंक्शन है। डिटेंशन डैम। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुद ही सोचो, जो डैम तुमने फ्लड के पानी को रोकने के लिए बना रखा है, क्या वो पानी सफिशिएंट होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, या सप्लाई करने के लिए? जो डैम हमने रिवर के जो फ्लड फ्लड का वाटर है उसको सिर्फ रोकने के लिए बना रखा है, क्या जरूरी है वो सारा का सारा कम्युनिटी उसकी? कोई जरूरी नहीं है ना बेटा, लेकिन हमें तो करना पड़ेगा ना टेम। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ भी पानी को स्टोर कर रखा है, वहां भी आपने पानी को स्टोर कर रखा है। ये वाला पानी किस लिए स्टोर है? बस ताकि मान लो रिवर के अंदर फ्लड आ रही है तो उस पानी को इकट्ठा कर दूं, और जब डाउन स्ट्रीम में रिवर के अंदर पानी का कम फ्लो, धीरे धीरे छोड़ दूं पानी को। आया ना बेटा? आप लोगों ने सुना होगा ना ये चीज, कि मान लो फ्लड आती है तो पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जब रिवर के अंदर खुद का फ्लो कम हो जाता है तो उस जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको धीरे धीरे छोड़ देते हैं। क्या नाम पड़ जाएगा? डिटेंशन नाम पड़ जाएगा। लेकिन इसको अपन यूज नहीं करते क्योंकि इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में होता ही नहीं है कि मैं इससे इरिगेशन कर लूं, या इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लूं, या फिर कम्युनिटी में पानी सप्लाई कर दूं। क्लियर टू एवरीवन? एक साथ। अरे नमूनों कुछ समझ में आ रहा है या सो रहे हो बस क्लास में? ऐसा अगर मैं देखो, अगर बिल्कुल बेसिक समझोगे ना, तो अगर मैं चाहता तो क्या करता, देखो ये ग्रेविटी डैम हो गया, तो मतलब नहीं है ना पढ़ने का उस चीज से। आएगा वो भी कैसे बात? रिटेंशन टाइम, रिटेंशन डैम इज कंस्ट्रक्टेड टू टेम्परेरी टू टेम्पोरेरीली टेम्पोरेरीली रिटेन रिटेन बोल लो ऑल और पार्ट ऑफ द flood water of a river and, and to gradually and to gradually release the the stored water at controlled rates at controlled rates so that so that the entire region on the downstream side of the dam may be safeguarded may be स्क्रीन आ गई सबको? बीच में स्क्रीन चली गई थी क्या? बीच में स्क्रीन चली गई थी बेटा? may be safeguarded against the possible damage against the possible damage नोट कर लो। सो ये आपने डैम को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। नोट कर लो आप इसको।
डन हो गया। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास में, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन। कोई मुझे बताएगा कि डैम्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन क्लासिफाई करने का मतलब क्या है? हम्म? बताओ मेरे को, कुछ आइडिया है आप लोग को कि हमने कैसे डैम्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन क्लासिफाई किया होगा? अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है कि कुछ कुछ डैम्स में हम पानी को उसके क्रस्ट पे से फ्लो करना अलाउ करते हैं और कुछ कुछ डैम्स में नहीं करते? ऐसा सुना आपने? बेटा स्पिलवे को भूल जाओ, अभी सिर्फ डैम्स पढ़ रहे हैं, स्पिलवे एक पार्ट होता है डैम के अंदर, वो अलग बात है। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा ना कि कुछ कुछ डैम्स में अगर मान लो जिस हाइट तक आपने डैम बनाया उस हाइट से ज्यादा अगर पानी आ गया तो आप पानी को अलाउ करते हो उसके क्रस्ट में से फ्लो करने के लिए, है ना? और कुछ कुछ केस में हम डैम की हाइट इतनी ज्यादा रखते हैं कि किसी भी सिनेरियो में जो पानी है उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर पानी उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या कभी फ्लो करेगा? ठीक है बात। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन में हमारे पास दो कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? एक तो ओवरफ्लोइंग और एक नॉन ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग वो डैम्स होंगे जिसमें आप पानी को अलाउ करोगे कि उसके क्रस्ट में से फ्लो कर जाए। और नॉन ओवरफ्लोइंग क्या हो जाएगा कि आप पानी को अलाउ ही नहीं करोगे किसी भी कंडीशन में कि वो डैम के क्रस्ट में से फ्लो होकर जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दो कैटेगरी है यहाँ पे। दूसरा सुनो बात ध्यान से। लेट अस सपोज आपके पास एक ओवरफ्लोइंग डैम है। जैसे मान लो, अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं डैम की, देखो, ये देखो बेटा, ये आप देख पा रहे हो? ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, ये क्या चीज है? ये फिर आपके पास डैम है ना? अरे नमूनो, देख पा रहे हो स्ट्रक्चर? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये तो डैम है आपके पास। चलो, आपके सामने ये कौन सा डैम है? ये नॉन ओवरफ्लोइंग है या ओवरफ्लोइंग है? आपके सामने जो पिक्चर में डैम है, ये ओवरफ्लोइंग है नॉन ओवरफ्लोइंग है? नॉन ओवरफ्लोइंग है। अरे नमूनो, ये पानी फ्लो नहीं कर रहा क्या? मतलब देखने के बाद कैसे तुम लोग नॉन ओवरफ्लोइंग बता रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही बात। ऊपर से नहीं जा रहा है सिमरन, तुम चाहती क्या हो कि जो ये रोड है इसके ऊपर से पानी चला जाए? इसका मतलब ये होता है क्या? हाँ सर, ऊपर से पानी नहीं जा रहा है, इसको पूरा डैम डुबोना है तो इसको फीलिंग आएगी यहाँ से पानी डैम जा रहा है तो ओवरफ्लोइंग है। अरे वही तो तुम्हें ये पिक्चर क्यों लेके आया, क्योंकि एक चीज सिखानी थी। क्या सिखानी थी? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नीरज, वही तो बतानी है आपको कि जो ओवरफ्लोइंग डैम होता है ना बेटा, इस डायमेंशन को क्या बोलते हैं? अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको डायमेंशन ऑफ अ डैम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द डैम। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ द डैम। क्या बोल रहे हो नीरज? हाँ, लेंथ, ठीक है। अब देखो, क्या पूरी की पूरी लेंथ आपने यूज करी पानी को ओवरफ्लो कराने के लिए? तो वही बोल रहा हूँ, जो भी ओवरफ्लोइंग डैम होते हैं ना, पूरी लेंथ यूज नहीं करते हम, इस लेंथ का कुछ पार्ट यूज करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, आपने कुछ पार्ट यूज किया, वहां पे स्पिलवे बनाया पानी को निकालने के लिए। ठीक है बात। तो ओवरफ्लोइंग का मतलब ये नहीं है कि पूरी लेंथ यूज कर लोगे आप। क्लियर टू एवरीवन? और नॉन ओवरफ्लोइंग में तो पानी फ्लो ही नहीं कराते आप। अरे समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ मेरे को, लिखवा दो इसको, कुछ है नहीं इसमें तो। तो सेकंड क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिक डिजाइन। पिक्चर से आपको क्लियर हो जाती चीजें? या वीडियो लेके आऊँ? सर वीडियो ले आओ सर, पिक्चर का पेट नहीं भरता। नेक्स्ट, ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग मत लिखो, ओवरफ्लो लिखो, ओवरफ्लो डैम्स। यस सर। एंड ओवरफ्लो, एंड ओवरफ्लो डैम is a type of dam, is a type of
dam constructed constructed with trust to permit the overflow of permit the overflow of surplus water which cannot be retained in the reservoir. Retained in the reservoir. Next, usually dams are not designed not designed as overflow as overflow dams for their entire length. ये तो हमने देख ही लिया. For their entire length. Next category है इसमें known overflow dams. Known overflow dams. First point is a known overflow dam is a type of dam for which water is not allowed. Water is not allowed to flow over its crust. चलो मुझे दिमाग लगा के बताओ, सुनो ध्यान से बात. अभी आप पढ़ के आए हो डिटेंशन डैम जो फ्लड के पानी को कंट्रोल करता है, इसको ओवरफ्लो रखोगे या नॉन ओवरफ्लो रखोगे फ्लड वाले को? मतलब तुम्हें डैम डिजाइन करना है एक रिवर के फ्लड के पानी को रोकने के लिए, तो इसको ओवरफ्लो रखोगे या नॉन ओवरफ्लो रखोगे? दिमाग लगा के बताना मेरे को. बहुत बढ़िया. अगर तुमने इसको बना दिया ओवरफ्लो तो फायदा हुआ तुम्हारा डैम बनाने का. अगर तुमने उसको एक ओवरफ्लो डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो कोई फायदा हुआ, तो ध्यान रखेंगे उसको क्या बनाएंगे, नॉन ओवरफ्लो बनाएंगे. लेकिन लेट सपोज आपको एक डैम बनाना है, उसका पानी आप स्टोर कर रहे हो, फ्लड नहीं आ रहा रिवर में, बस आप पानी स्टोर करना चाहते हो, तो क्या उस रिवर में अगर फ्लड नहीं आ रहा और मान लो मुझे पानी को छोड़ना भी, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो मैं बना सकता हूँ फ्लो वाला डैम, फ्लो ओवरफ्लो डैम. जो इम्पाउंडिंग डैम है उसको बना सकता हूँ ना मैं, फ्लो ओवरफ्लो डैम है ना. लेकिन जो आपने कंस्ट्रक्ट किया फ्लड को रोकने के लिए, उसको आप कभी भी क्या नहीं बनाओगे, ओवरफ्लो डैम नहीं बनाओगे. उसको क्या रखोगे, नॉन ओवरफ्लो डैम. वरना पर्पज ही डिफीट हो गया, उसका फंक्शन ही खराब हो गया. क्योंकि आप चाहते हो ना बेटा, आपके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए ना कि आप पानी अपने हिसाब से छोड़ो. अगर पानी अपने आप जाएगा तो कंट्रोल चला गया आपका. और यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है देखो ना, एट कंट्रोल रेट्स लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ. नोट कर. नोटेड. चले आगे. तो आपने दो कर दी क्लासिफिकेशन, कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिक डिजाइन. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल. ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल. अब बताओ यहाँ पे भी तुम डैम्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, कोई मुझे बताएगा हल्का सा, किसी दिमाग में कुछ भी आ रहा हो?
सिमरन क्या सिमरन, मुस्लिम, नीरज, आसमा, क्या आ रहा है दिमाग में? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको डैम्स को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्या दिमाग में आ रहा है आपके? अर्दन डैम्स, बहुत बढ़िया। और अर्थफिल्ड डैम्स एक ही बात होगी, अर्दन डैम्स हो गया। और कॉन्क्रीट डैम समझ में आ रहा है? कॉन्क्रीट डैम, मैसनरी डैम, हाँ, रॉकफिल डैम, स्टोन डैम। स्टोन तो उसमें आ गया ना, ब्रिक और स्टोन तो मैसनरी में आ गया ना आपके, मैसनरी और कॉन्क्रीट एक ही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, लेट अस सपोज मैं आपको इन जो आपने बोले अभी एग्जांपल लिए ना, कॉन्क्रीट हो गया, मैसनरी हो गया, अर्दन हो गया, रॉकफिल हो गया, अगर मैं इनको और क्लासीफाई करूं तो क्या मुझे इतना समझ में आता है कि एक हो गए रिजिड डैम्स, एक हो गए नॉन रिजिड डैम्स, है ना? रिजिड का मतलब है जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। जैसे कंक्रीट है, क्या कंक्रीट के बीच में कोई स्पेस होगा क्या पानी को पास करने के लिए? अगर मैं कोई डैम बनाऊं कंक्रीट से तो क्या बीच में स्पेस होगा पानी को पास करने के लिए? नहीं। दूसरा, अगर मैं ब्रिक मैसनरी यूज करूं या स्टोन मैसनरी, क्या तब भी कोई स्पेस होगा पानी को पास करने के लिए? अगर मैं ब्रिक यूज करूं एज अ मैसनरी या फिर स्टोन यूज करूं, क्या कोई स्पेस होगा पानी के लिए? बिल्कुल स्पेस नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। बट वहीं पे अगर मैं सोयल यूज करूं, अर्थ यूज करूं, चाहे मैं उसको कितना भी कॉम्पैक्ट कर लूं, क्या उसके स्पेस रहेगा सीपेज होने के लिए पानी का? तो अगर आप सोयल को कंपैक्ट करके डैम बना रहे हो, मतलब एक अर्दन डैम बना रहे हो, तो उसके अंदर पानी के मूवमेंट के चांसेस है कि नहीं है? अरे हाँ, है ना? तो वो कैसा हो गया? एक वो एक नॉन रिजिड डैम हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं रॉक फिल डैम, मतलब आपने रॉक्स को फिल कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, मैसनरी नहीं करी, आपने सिर्फ रॉक्स लाए, उनको फिल कर दिया, मतलब पानी को रोकने के लिए आपने रॉक्स, बड़े बड़े रॉक डाल दिए। तो क्या उनके बीच में वॉइड्स रहेंगे पानी को पास करने के लिए? बिल्कुल रहेंगे। तो वो भी क्या रहेगा? एक नॉन रिजिड मटेरियल रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेक करो, यहाँ पे ये जो आपका डैम है ये बना हुआ कंक्रीट से बना हुआ है। क्या इस डैम की बॉडी में से पानी पास कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो कंक्रीट से बना हुआ डैम कैसा हो जाएगा? एक रिजिड डैम हो जाएगा। यही बात समझ में आपको? चेक करो जरा, ये देखो आपने यहाँ पे एक डैम बनाया आपने। डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने ये सारा किससे फिल कर दिया? ये आपने स्टोन से फिल कर दिया। स्टोन से, देख पा रहे हो आप स्टोन, आउटर शेल इनर शेल स्टोन से। तो अगर आपने स्टोन से फिल किया, आपने सीमेंट नहीं डाला, मोर्टार नहीं किया आपने, तो क्या इसके बीच में वॉइड्स रहेंगे पानी को पास करने के लिए? इसकी रियल पिक्चर है मेरे पास में, ये देख पा रहे हो आप लोग? बेटा देख पा रहे हो? यह पानी है, आपने डैम बना रखा है। क्या आपको यहाँ पे कोई कंक्रीट दिखाई दे रहा है, मैसनरी, सीमेंट वगैरह, बाइंडिंग मटेरियल? आपने सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन से क्या कर रखा है? कंपैक्शन कर रखा है बस। तो ये किस टाइप का डैम हुआ? रिजिड हुआ या नॉन रिजिड हुआ? ये नॉन रिजिड हुआ। इसमें जो बाइंडिंग नहीं हो रखी पार्टिकल्स में। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं रॉक्स के बजाय अर्थ की बात करूं, क्या अर्थ के पार्टिकल्स में इतनी परफेक्ट बाउंडिंग होती है कि सॉइल के अंदर कि पानी ना पास कर पाए उसमें से? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना? तो अगर आप अर्दन डैम या फिर रॉक फिल डैम, किस कैटेगरी में आएगा? किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉन रिजिड में आ जाएगा। तो हमने हमने डैम्स को यहाँ पे दो तरीके से क्लासीफाई कर रखा है, रिजिड और कौन सा, नॉन रिजिड। उसके बाद फर्दर रिजिड में कौन कौन से आ जाएंगे? कॉन्क्रीट आ जाएगा, मेसनरी आ जाएगा, टिम्बर आ जाएगा, स्टील आ जाएगा, है ना? इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया बेटा? चलो आगे लिख दो इसको। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो इसमें फर्स्ट है आपके पास, दैट इज रिजिड डैम। क्या लिख सकते हैं? रिजिड डैम is a type of dam which is constructed which is constructed with with rigid materials, which is constructed with rigid materials। बेटा एग्जांपल ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। फॉर एग्जांपल सच एज मैसनरी,
मैसनरी कौन कौन सी हो सकती है? स्टोन की भी हो सकती है और ब्रिक की भी हो सकती है। जनरली यूज नहीं करते ब्रिक हम डैम्स के अंदर, क्योंकि ब्रिक इतनी सफिशिएंट नहीं होती स्ट्रेंथ वाइज। दूसरा क्या हो सकता है? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट। तीसरा क्या हो सकता है? स्टील। स्टील और टिम्बर। और टिम्बर एटसेट्रा। तो अगर आपका डैम इन चारों मटेरियल से बना हुआ है तो आपका डैम क्या कहलाएगा? रिजिड डैम कहलाएगा। एग्जाम्पल लिखो जनरल साइंस के लिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, बाखड़ा डैम, नाम सुना आप लोगों ने? बाखड़ा डैम। बाखड़ा डैम, जरा बताना किस रिवर पे है ये? बाखड़ा नंगल डैम किस रिवर पे है? गूगल नहीं करना है, खुद से बताओ किस रिवर पे है ये। गंगा पे है। भाखड़ा पे? अरे बहुत बढ़िया बेटा, सतलुज पे है। गंगा पे, सतलुज पे। और एक किस टाइप का है? अभी आप इसको किसके अंडर लिख रहे हो? रिजिड के अंदर। किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना हुआ है। कंक्रीट डैम है। ध्यान रखना, ये पूछा गया सवाल है आपसे। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन रिजिड डैम। नॉन रिजिड डैम। नॉन रिजिड डैम नॉन रिजिड डैम इज अ टाइप ऑफ is a type of dam which is constructed with which is constructed with non rigid materials such as क्या क्या हो सकते हैं? अर्थ, यानी कि सॉइल। देखो, अर्थ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आती है जब आपके ऑब्जेक्टिव में ये बोलेगा आपको रॉक एंड फिल, रॉक फिल डैम। आपने रॉक से फिल कर रखा है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। वो समझते हैं कि जो रॉक फिल डैम है वो एक रिजिड डैम है। गलत, नॉन रिजिड आएगा। इज क्लियर टू एवरीवन? तो स्पेशली आपको बता रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, जो रॉक फिल डैम होता है दैट इज अ नॉन रिजिड डैम। क्लियर हुआ? क्या लिख सकते हो? एन अर्थ डैम, एन अर्थ डैम is constructed an earth dam is constructed with gravel, sand and silt। और तो किसी टाइप की सिल्ट होती है, सोयल होती नहीं है, क्ले हम यूज करते हैं, लेकिन वो डैम के कोर के अंदर यूज करते हैं। पढ़ेंगे आप उसको आगे। नेक्स्ट, रॉकफिल डैम। रॉकफिल डैम इज या फिर रॉकफिल डैम कंसिस्ट ऑफ रॉक मटेरियल, रॉक मटेरियल सपोर्टिंग सपोर्टिंग वाटर टाइट membrane water tight membrane on upstream phase, on upstream phase। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इधर देखो। A rock fill dam consists of a rock material supporting a watertight membrane on upstream phase। इधर चेक करो बेटा, इधर देखो। ये कौन सा डैम है अपने पास में? दैट इज रॉक फिल डैम। रॉक फिल डैम क्या हो रहा है इसके अंदर? आप लोग चेक कर रहे हो, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कोर। ये कोर यूज किया हुआ है इसने यहाँ पे वर्ड। बेसिकली ये कोर क्या चीज है?
ये एक वाटर टाइट स्ट्रक्चर है बेसिकली। अगर यहाँ पे पानी होगा तो पानी पास नहीं करेगा, बट इस वाटर टाइट स्ट्रक्चर को, इस वाटर टाइट मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए क्या आपने यहाँ डाला, के स्टोन्स की लेयरिंग कर रखी है, रॉक्स की, स्टोन्स की, चेक करो। तो रियल पिक्चर में देखो जरा, ये देखो यहाँ पे इस जो भी यहाँ पे रोड होगा इसके नीचे आपने लगा रखा होगा वाटर टाइट स्ट्रक्चर। तो आपने इस वाटर रिटेनिंग वाटर टाइट मेम्ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए क्या लगा रखा है यहाँ पे, यहाँ पे आपने रॉक्स का हेल्प ले रखा है वेट इंक्रीज करने के लिए, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए। इज क्लियर टू एवरीवन? लिख लो तो आप डन लिखना, फिर चलते हैं आगे। डन। चलो, अब आओ नेक्स्ट वाले पे, लास्ट बिल्कुल, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या समझते हो, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के बेसिस में आपने डैम को कैसे क्लासिफाई किया होगा, अब मुझे कोई बताएगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया। कैसे, मतलब आपके दिमाग में ग्रेविटी कैसे आया, क्योंकि आपने स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रखी है, ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू इट्स वेट। तो अगर आपने वेट को, देखो एक बात समझो ध्यान से, हमने वेट को यूज किया ना डैम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो वेट को जब भी हम यूज करते हैं तो कौन सा डैम आता है, एक ग्रेविटी डैम आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे मान के चलो, अगर मैं आपसे पूछूं वेट को ना यूज करके अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ को यूज करूं तो कौन सा डैम दिमाग में आएगा आपके? अगर मैं सेल्फ वेट को यूज ना करके शेयर स्ट्रेंथ को यूज करूं तो कौन सा डैम दिमाग में आ रहा है? क्या अर्दन डैम दिमाग में आ रहा है, क्योंकि सॉइल शेयरिंग प्रॉपर्टी है ना। आप सॉइल को कंपेक्ट करते हो तो आप सॉइल, बात समझो ध्यान से, सॉइल का जो आप कंपेक्ट करते हो तो आप उसकी किस प्रॉपर्टी को यूज करते हो डैम के लिए? जो अर्दन डैम आप बनाते हो ना, उस अर्दन डैम में आप सॉइल की किस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो? क्या सेल्फ वेट यूज कर रहे हो तो आप सॉइल का वहां पे? सेल्फ वेट यूज करते हैं बट वो गवर्निंग फैक्टर नहीं है। गवर्निंग फैक्टर क्या है वहां पे? सॉइल की स्टेबिलिटी, वो किससे आती है? उसकी शेयर स्ट्रेंथ से आती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और देखो, ये तो ग्रेविटी हो गया, शेयर स्ट्रेंथ हो गया, अर्दन डैम हो गया। आपने एक नाम सुना होगा आर्च डैम, सुना आप लोगों ने आर्च? चलो आर्च डैम, आर्च डैम नाम ना सुना हो, आर्च सुना था आप लोगों ने, आर्च क्या होती है? तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर के अंदर कुछ टाइम पहले, आर्च ऐसा होता है। आर्च कैसा कंपोनेंट होता है, ये कौन से फोर्स रिलीज करता है? बट्रेस हो गया, इम्पैक्ट, वो तो करेंगे ना आगे बेटा, जो बता रहा हूँ तो ये तो बता दो। जो आर्च डैम होता है, जैसे मान लो आर्च डैम तो छोड़ो, आपके सामने एक आर्च है, आपके सामने एक आर्च है, आप आर्च बनाते हो, ऊपर से वर्टिकल लोडिंग आती है इसके ऊपर। तो आर्च एक कैसा मेंबर है, कहने का मतलब है कि जो भी इसके ऊपर लोडिंग आती है, क्या ये अपने एक्सियल थ्रस्ट के कारण इस लोड को सहन करता है, कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेशन के कारण? आर्च, अभी आपके सामने जो आर्च है, अभी आपके सामने जो आर्च है, ये किस प्लेन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में? अभी आपके सामने जो मैंने आर्च बना रखी है किस प्लेन के अंदर है, हॉरिजॉन्टल में कि वर्टिकल में? वर्टिकल प्लेन में। अगर इसी आर्च को मैं बना दूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कोई दिक्कत है क्या? स्ट्रक्चर के बिहेवियर चेंज हो जाएगा क्या? अगर मैं आर्च को वर्टिकल प्लेन से हटा के हॉरिजॉन्टल में कर दूं, क्या स्ट्रक्चर की बिहेवियर चेंज आ जाएगा? नहीं आएगा ना। अब जरा चेक करो, क्या तुम्हारे सामने दिख रहा है आर्च, ये आर्च, बताना जरा किस प्लेन में है ये आर्च? हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और ये पानी, क्या ये पानी का जो लोड है, जो पानी इस पे लोड लगा रहा है, क्या ये सिनेरियो और ये सिनेरियो बिल्कुल सेम है क्या? अरे हाँ, तो फर्क पड़ता है कुछ, ये बताओ यार। हमने इस चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया, आई बात समझ में? कितना ब्यूटीफुल है इंजीनियरिंग, समझ पा रहे हो बेटा? अब क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि आर्च का कौन सा हिस्सा पानी के साथ होता है, कन्वेक्स या कनकेव? ये कौन सा पार्ट होता है? अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये क्या है, कन्वेक्स है, कनकेव है? दिस इज कन्वेक्स, कन्वेक्स। और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला फेस कॉनकेव हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो कन्वेक्स होता है ना, कन्वेक्स फेस, वो पानी से टच में होता है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। क्या आपको बात समझ में आई? एक क्वेश्चन यही पूछता है कि जो आर्च डैम है वो कितने टाइप के होते हैं, कोई मुझे बताएगा कि जो आर्च डैम होते हैं कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। एक तो क्या,
अगर आपकी आर्च का जो रेडियस है वो कांस्टेंट है तो नाम क्या पड़ जाएगा? कांस्टेंट रेडियस आर्च। क्या नाम पड़ जाएगा? कांस्टेंट रेडियस आर्च। अरे आपने एक नमूने का बताओ, तुम लोगों ने पढ़ रखा है ना सेमी सर्कुलर आर्च, पढ़ रखा है कुछ? क्या सेमी सर्कुलर आर्च का जो रेडियस है हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है? जो सेमी सर्कुलर आर्च है उसका जो रेडियस है हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका? कांस्टेंट रेडियस आर्च। इज क्लियर टू एवरीवन? एक पहली कैटेगरी होगी। दूसरा हो गया वेरिएबल रेडियस आर्च। नाम से क्या समझ में आ रहा है? एक ऐसा आर्च जिसका रेडियस हर पॉइंट पे क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी होती है कांस्टेंट एंगल आर्च। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, देखो आप अगर आप ये ध्यान रखोगे ना कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तो आप बड़े आराम से एलिमिनेट कर दोगे कि कौन सी कैटेगरी नहीं होती। कौन कौन सी होती है? कांस्टेंट रेडियस आर्च होती है, कांस्टेंट एंगल आर्च होती है, और वेरिएबल रेडियस आर्च होती है। वेरिएबल एंगल आर्च कुछ नहीं होती। ध्यान रखना, मैं लिख दूंगा सारे पॉइंट्स, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक सवाल आपसे ये भी पूछता है, अब ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। एक सवाल ये भी पूछता है कि बताओ आपको मैक्सिमम इकोनॉमिकल आर्च डैम कब मिलता है, जब उसका एंगल कितना हो। ये कंडीशन में लिख दूंगा, और ये फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वो सब छोड़ो, कि आपको ये बात समझ में है कि हमने डैम को कैसे क्लासिफाई कर रखा है स्ट्रक्चर की बेसिस पे? ग्रेविटी, अर्दर डैम, आर्च डैम। चलो, जो अब जो ये बोल रहा था, क्या नाम है नीरज, एम्बैंकमेंट डैम। अरे एम्बैंकमेंट किससे बनाते हो? मिट्टी से बनाते हो। एम्बैंकमेंट खड़ी करते हो एम्बैंकमेंट। जैसे मान लो आपको एक रेल बिछानी है, रेलवे लाइन, तो आप बनाते हो एम्बैंकमेंट, है ना? तो ये आप एम्बैंकमेंट किससे करते हो? सोइल से करते हो। ये करते हो सोइल से। अगर इसी एम्बैंकमेंट को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं पानी को रोकने के लिए, क्या अर्दन डैम नहीं बन जाएगा? बताना मेरे को जरा। इसी एम्बैंकमेंट को अगर मैं थोड़ा हाइट में बड़ा कर दूं पानी को रिटेन करने के लिए, क्या बन जाएगा? ये अर्दन डैम बन जाएगा। समझ में आई आपको बात? नीरज, क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। क्या था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन? फर्स्ट है हमारे पास, दैट इज ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम देख सकते हैं। तो ग्रेविटी डैम, मेरे ख्याल से हम लोगों ने आरसीसी पढ़ा था ना ये, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, याद है आपको? तो वो जो रिटेनिंग वॉल थी, वो भी अपनी सेल्फ वेट के कारण जो अर्थ है उसको रिटेन कर पा रही थी। तो यहाँ पे आप क्या रिटेन करा रहे हो? अब यहाँ पे पानी रिटेन करा रहे हो, ऐसे सिंपल है। ग्रेविटी डैम इज मेसनरी, इज अ मेसनरी और कंक्रीट डैम। ये लाइन लिखते ही क्या समझ में आया कि ग्रेविटी ग्रेविटी डैम किस टाइप का डैम है? रिजिड या नॉन रिजिड? रिजिड है। तो अगर आपको सारी बातें क्लियर है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव बना लोगे आप आराम से। अरे है ना? which resist which resist the forces exerted upon it, exerted upon it by by its own by its own weight, by its own weight. Next point, its cross section, its cross section। आपको बताऊंगा मैं कि डैम का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसका फेस क्या होता है, उसका एक्सिस क्या होता है, सब बताऊंगा अभी आपको। its cross section is approximately
अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगुलर इन शेप। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, ट्राइंगुलर इन शेप। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात नहीं करी है। जिन लोगों ने पहले डैम पढ़ रखा है उनको एक टर्म याद आता होगा, एलिमेंट्री प्रोफाइल, आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की बात करी है मैंने, ठीक है। इट्स क्रॉस सेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर इन शेप। नेक्स्ट, इफ अ gravity dam is straight in plan, straight in plan, it is known as, it is known as straight straight gravity dam, straight gravity dam. While if while if it is curved, if it is curved in plan, in plan, then it is known as, then it is known as curved gravity plan, एक curved gravity plan। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसे नोट करो, समझाता हूँ। अगर आप नोट कर लियो, कर लिख लेना, ठीक है। डन? इधर आओ, बात समझने में से, क्या तुम्हें ये एक दिखाई दे रहा है कॉन्क्रीट डैम? कॉन्क्रीट डैम है तो दैट मीन्स ये पानी को अपने किस प्रॉपर्टी के कारण रिटेन करके बैठा होगा? वेट। वेट। अगर वेट यूज हो रहा है तो किस टाइप का डैम हो गया ये कॉन्क्रीट वाला? अगर ये वेट के कारण पानी को रिटेन कर रहे हैं तो किस टाइप का डैम है? ग्रेविटी डैम है। अब देखो ध्यान से, मुझे इतना बताओ, क्या तुम लोग ये समझते हो ना कि प्लान का मतलब टॉप व्यू होता है? टॉप व्यू। अगर मैं इस डैम का टॉप व्यू बनाऊं तो आपको सिर्फ ये रोड दिखाई देगी इस तरीके से? अगर मैं इस डैम को ऊपर से देखूं टॉप व्यू, तो आपको रोड दिखाई देगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो ट्रायंगल है, जो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसका भी आपको रेक्टेंगल ही दिखाई देगा, अगर आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन आती है करनी, है ना बेटा? अब आप ये बताओ, आपको इस वक्त जो प्लान बना के दिखाया मैंने, ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है? स्ट्रेट लाइन है। इन केस स्ट्रेट लाइन देखो, प्रेफर कौन सा करते हैं? प्रेफर हमेशा स्ट्रेट लाइन करते हैं। इंडिया में जितने भी डैम है ग्रेविटी वाले, सारे के सारे कैसे हैं? स्ट्रेट है। फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेट नहीं बना पा रहे हो, थोड़ा बहुत कर्वेचर आ रहा है इसके अंदर, इस तरीके से कुछ। हल्का सा कर्वेचर आपने दे रखा, कर्व्ड है मामला। और नीचे जो ट्रायंगल वाला पार्ट है वो भी थोड़ा कर्व्ड है, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका कर्व्ड ग्रेविटी डैम। क्या ये आर्च डैम हुआ क्या? है ना? क्या ये आर्च हो गया क्या? क्या ये आर्च हुआ? बेटा ये आर्च नहीं हुआ। आर्च डैम अपने वेट के कारण पानी को स्टेन नहीं करता। अभी बात समझ में आपको, अभी आपको समझाया मैंने। देखो ना, ये एक इसने एक्स्ट्रा ट्रायंगल पोर्शन लगा रखा है नीचे वाला, ये बेसिकली क्या है, आपने कंक्रीट भर रखा है इसके अंदर। ये ट्रायंगल आपने क्यों बनाया? बेटा आपने इसके अंदर ट्रायंगल बेस बड़ा किया ना, आपने बेस क्यों बड़ा किया? ताकि आपको वेट ज्यादा मिले। जरा एक बार देखो, जरा फिगर देखो आर्च डैम की। क्या आर्च डैम में कोई आपने ट्रायंगल बना रखा है नीचे, इसको वाइड कर रखा है ट्रायंगल को? बताना जरा मेरे को। आर्च डैम सामने देखो, आपके सामने फिगर बनी हुई है आर्च डैम की, क्या आपने नीचे से आर्च डैम के बेस को चौड़ा कर रखा है क्या? या बिल्कुल कांस्टेंट बेस है इसका? कांस्टेंट बेस है। और जरा बात करते हैं इसकी डैम की ग्रेविटी वाले की। क्या ग्रेविटी वाले का जो बेस है, जितना जितना विड्थ ऊपर था उतना नीचे है क्या? जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? विड्थ इंक्रीज कर रहे हो ना। और आप विड्थ क्यों इंक्रीज कर रहे हो? क्योंकि अगर आप विड्थ इंक्रीज करोगे दैट मीन्स ज्यादा वेट आप यूज कर रहे हो। और ग्रेविटी डैम जो पानी को रिटेन कर रहा है, किसके कारण कर रहा है? अपने वेट के कारण नहीं कर रहा है। सही बात समझ में? सबको क्लियर हुई बात?
लिख लिया आप लोगों ने इसको? अरे नमूनों समझ में आई बात कि नहीं आई? आपको समझ में आया कि अगर आपको ऊपर से कर्वेचर दिखाई दे रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आर्च डैम होगा। और एक और चीज, अगर यहाँ पे पानी है, अगर मान लो इस साइड पानी है, तो क्या ये सही स्ट्रक्चर हुआ आर्च देने का? इन केस अगर ये आर्च डैम होता तो नहीं। क्यों? क्योंकि पानी के साइड में कौन सा फेस कर दिया आपने? कॉनकेव कर दिया। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ये बात बेटा। एक्सेस। सिमरन समझ में आ रहा है आपको डैम्स? एक एक पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है, इसी में है आर्च डैम। कह सकते हैं इसमें क्या? एन आर्च डैम, एन आर्च डैम इज अ कर्व्ड masonry और कंक्रीट डैम कन्वेक्स। क्या लिखूंगा? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? क्या लिखूं यहाँ पे कन्वेक्स के आगे? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। कन्वेक्स अपस्ट्रीम which which resists the force exerted upon it mainly by mainly by arch action, mainly by arch action। ध्यान रखना सेल्फ वेट नहीं होता, बाय आर्च एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है क्या? These can be divided into three categories. These can be divided into three categories. कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? पहला था कांस्टेंट रेडियस ना, कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम, कांस्टेंट रेडियस आर्च। नेक्स्ट क्या था? वेरिएबल रेडियस आर्च डैम, वेरिएबल रेडियस आर्च डैम। और लास्ट कौन सा है? कांस्टेंट कांस्टेंट एंगल आर्च डैम। फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोट में डाल दो। सेकंड पॉइंट, इंडिया में नाम बताओ आर्च डैम का, बहुत फेमस है, एक सवाल बहुत बार आया हुआ है, कौन सा है? इंडिया में कौन सा आर्च डैम बहुत फेमस है? पॉपुलर। और बताओ, और बताओ। अरे जो बहुत बड़ा है, फेमस है काफी इंडिया में। आपने नाम सुना इडुक्की डैम, केरला के अंदर, पेरियार रिवर पे? ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। इडुक्की डैम पेरियार रिवर पे है, ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? द बेस्ट, मैं अलग से लिख देता हूँ, द बेस्ट एंड द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल in the arch dam in the arch dam is the one
is the one whose value is whose value is 133 degree 34 minutes at mid height at mid height in constant radius in constant radius arch डैम। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो किसके अंदर है ये, जो आपने बनाया मोस्ट इकोनॉमिकल कांस्टेंट रेडियस आर्च डैम में। कब? जब आप सेंट्रल एंगल मिड हाइट पे कितना रखोगे, 133 डिग्री 34 मिनट्स। ध्यान रखना, ये बहुत बार आया हुआ सवाल, जितने भी स्टेट एजेई एग्जाम्स हैं पूछता है उसमें, नोट कर लो इसको। डन, सब डन होंगे। नेक्स्ट इसमें और कौन सा था? ग्रेविटी हो गया, आर्च हो गया, देन लास्ट इज एम्बैंकमेंट हो गया। लास्ट इज एम्बैंकमेंट, ऐसे लिखा ना एबीसी, एम्बैंकमेंट डैम्स। एम्बैंकमेंट डैम बोल लो या क्या बोल सकते हो आप, अर्दर डैम भी बोल सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि इसी में क्या होता है, शेयरिंग एक्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज, अच्छा ये बताओ, ये रिजिड होगा या नॉन रिजिड होगा? अब खुद ही बता दो, अब मैंने सारा कुछ बता ही दिया आपको। नॉन रिजिड होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, इट इज अ नॉन रिजिड। अच्छा, आर्च डैम कैसा है, रिजिड है नॉन रिजिड है, ये कुछ भी कह नहीं सकते उसके बारे में। क्या तुम आर्च डैम के बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हो? है ना, क्या हम लोग आर्च डैम के बारे में कमेंट कर सकते हैं कुछ भी? बिल्कुल कर सकते हैं ना, साफ साफ लिखा हुआ पहले लाइन के अंदर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एन आर्च डैम इज अ कर्व्ड मेसनरी और कंक्रीट। मेसनरी और कंक्रीट किस कैटेगरी में आते हैं, रिजिड या नॉन रिजिड? रिजिड डैम है बेटा, ध्यान रखो, ये सारे सवाल बनेंगे आपके। नॉन रिजिड डैम, इट इज अ नॉन रिजिड डैम which which resist the forces which resist the forces exerted upon it mainly by, क्योंकि वेट से भी लेता है ये, लेकिन मेनली बाय इट्स क्या, इट्स shear strength, इट्स shear। नोट करो और मुझे बताओ, जितने भी हमने क्लासिफिकेशन यूज करी, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्या आपको एक एक पॉइंट समझ में आया, फंक्शन से लेके उनका स्ट्रक्चर बिहेवियर तक क्लियर है? तो हमने ये जितना भी थियोरेटिकल पार्ट था डैम्स का ऑलमोस्ट कवर कर लिया। कल हम लोग इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। जितने फोर्सेज होते हैं डैम्स पे, मेनली हमें कौन से डैम डील करने हैं, हमें ग्रेविटी डैम डील करना है और अर्दर डैम डील करना है। भर भर के सवाल आते हैं यहाँ से। आज की क्लास भी, इसमें आज की क्लास चली गई, कल भी एक क्लास होगी और परसों भी एक क्लास होगी, तो 3 क्लास में आपका कंप्लीट होगा ये डैम्स, मतलब 4 भी लग सकती हैं। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आप लोग बता देना क्या करना है मेरे को, ठीक है, डैम्स कर लेंगे, बता देना, ऐसा ना हो कि फिर आप लोग को टाइम ना लगे, क्योंकि मुझे भी प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, बता देना एक बार। टरबाइन, टरबाइन इसमें क्यों कवर होगा? आप लोग को वो पढ़ना है क्या, क्या बोलते हैं, पंप्स एंड टरबाइंस, फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोलिक्स पार्ट, आपके सिलेबस में है पंप्स एंड टरबाइंस?
करना है हम लोगों को? सर करना तो हमें सभी है। चलो देखते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेंगे, डैम्स की बात कर लेंगे कुछ चीज। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते शायद आपका टेस्ट भी है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का, इसका फ्लूइड का और OCF का। देख लें, वहाँ कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे, आसान है, कुछ नहीं है उसमें, 5-6 क्लास लगनी है। टेक केयर है, कल मिलते हैं। स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ ना नीरज, ये तो मैंने बोला स्ट्रक्चर बीच में इसलिए रुकवाया। ये क्लासेस क्यों ले रहा हूँ आपकी, ताकि जो आपके टॉपिक छूट गए हैं कहीं से भी किसी भी रीजन की वजह से, वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका एक पेपर तो निकले, एक जॉब तो मिले आपको। इसीलिए अभी स्ट्रक्चर करेंगे, जेई में स्ट्रक्चर है नहीं, अपना टाइम वेस्ट करोगे। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ ना, स्ट्रक्चर कभी भी करा दूंगा आपको, क्या दिक्कत है? अच्छा नीरज, तुम क्लास में थे कि नहीं थे कल जो हमने डिस्कस किया? तुम नहीं आए थे लाइव स्ट्रक्चर में? चलो कोई बात। तुम्हें स्ट्रक्चर करना है तो स्ट्रक्चर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो टेक केयर।